नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 टीवी और आपके साथ मैं हूं प्रिया खरे। हमारे उत्तर प्रदेश की बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और आइए खबरों की ओर रुख करते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह से शिष्टाचार मुलाकात की। इस मुलाकात को लेकर सीएम योगी ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल पर एक पोस्ट साझा किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि आज नई दिल्ली में माननीय केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह जी से शिष्टाचार भेंट हुई। अपना अमूल्य समय प्रदान करने के लिए आपको हार्दिक आभार। इस मुलाकात को राजनीतिक दृष्टि से भी अहम माना जा रहा है, खासकर आगामी चुनाव और सहकारिता से जुड़े मामले को लेकर। हालांकि अभी तक मुलाकात में किन विषयों पर चर्चा हुई, इसकी आधिकारिक जानकारी साझा नहीं की गई है। सीएम योगी और अमित शाह की ये भेंट एक सकारात्मक राजनीतिक संदेश के तौर पर देखी जा रही है। मिर्जापुर रेलवे स्टेशन पर एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है। सीआरपीएफ के जवान गौतम पर कांवड़ियों का एक समूह जिसने टिकट विवाद के बाद जमकर हमला कर दिया। सीसीटीवी फुटेज में साफ देख सकते हैं कि जवान को लात, घूंसे और मुक्कों से पीटा गया है। मारपीट इतनी ज्यादा थी कि जवान जमीन पर गिर गया। कुछ लोग उसे बचाने की कोशिश करते भी दिखे, लेकिन भीड़ का गुस्सा कम नहीं हुआ। जवान मणिपुर पोस्टिंग पर लौट रहा था और रास्ते में मिर्जापुर स्टेशन पर यह वारदात हुई। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया है और इसके बाद हड़कंप मच गया। आरपीएफ ने तत्काल कार्रवाई करते हुए 7 आरोपियों को पकड़ा है, जिनमें 4 नाबालिग है। सभी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। हालांकि पुलिस की शुरुआती जांच में किसी और की संलिप्तता सामने नहीं आई है। सभी आरोपियों पर गैर संज्ञेय अपराध दर्ज कर उन्हें व्यक्तिगत जमानत पर रिहा कर दिया गया। फिलहाल जवान की हालत स्थिर बताई जा रही है। तो मिर्जापुर स्टेशन पर जवान से मारपीट की गई है। जवान को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। स्थिति फिलहाल सामान्य बताई जा रही है। टिकट विवाद में कांवड़ियों ने जमकर जवान पर हमला कर दिया। लात, घूंसे बरसाए गए। सीसीटीवी कैमरे में ये तस्वीर साफ नजर आई है। हालांकि इस मामले में 7 आरोपियों को हिरासत में लिया गया है, जिसमें नाबालिग भी बताए जा रहे हैं। मिर्जापुर स्टेशन पर यह तस्वीर सीसीटीवी फुटेज में कैद हुई है। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता तरुण पांडे जुड़े हुए हैं। तरुण, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? देखिए, कांवड़ियों का मामला तो अब लगातार नजर आने लगा है। किस तरह से कांवड़िए जो है लोगों के साथ मारपीट कर रहे हैं और अब तो मिर्जापुर स्टेशन से तस्वीर आई है कि जवान के साथ इन्होंने मारपीट की। जी, आपको बता दें कि मणिपुर जाने के लिए ब्रह्मपुत्र मेल का जवान इंतजार कर रहा था। सीआरपीएफ जो जवान थे गौतम, जिनका नाम था, तो वहीं पर कांवड़िया भी एक झुंड बनाकर खड़े थे, जिनकी संख्या 7 थी। और कांवड़ियों सीआरपीएफ जवान ने कांवड़ियों से गांजा मांगा। गांजा नहीं था उनके पास, तो उन्होंने बताया कि हमारे पास गांजा नहीं है। इसलिए जो है सीआरपीएफ जवान ने उनके साथ कुछ अभद्रता की गाली गलौज की। इस पर कांवड़ियों ने उनकी पिटाई कर दी और वहां मौके पर मौजूद सहायक उप निरीक्षक अशोक कुमार ने और कांस्टेबल प्रदीप कुमार पाल ने उनको गिरफ्तार कर पोस्ट पर ले गए और वहां मुकदमा पंजीकृत किया। तरुण, लेकिन एक सवाल है ना कि ठीक है, अगर कुछ ऐसी बातें भी होती है तो क्या इस तरह से मारपीट किया जाना सही है? अगर वो गांजा की मांग कर रहा था, आप उसे मना कर देते, लेकिन इस तरह से मारपीट करना, लात, घूंसे बरसाना, ये कहीं ना कहीं, और आप कांवड़िए हैं, आप भगवान की भक्ति के लिए जा रहे हैं, ना कि इस तरह से मारपीट करने के लिए जा रहे हैं। ये तस्वीर जो सामने आई है, कांवड़ियों पर भी तो सवाल खड़े हो रहे हैं ना। हाँ, और उसमें कानूनी कार्रवाई तत्काल की गई। राजकीय रेलवे पुलिस ने उनको तुरंत गिरफ्तार करके उनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई की, मुकदमा पंजीकृत किया। तरुण, फिलहाल जो घायल जवान है उसकी स्थिति क्या बताई जा रही है? उनको ज्यादा चोट नहीं है, वो बहुत ज्यादा चोट नहीं है। वो ब्रह्मपुत्र से मणिपुर के लिए रवाना हो गए हैं। चलिए तरुण, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो मिर्जापुर स्टेशन से एक बड़ी खबर सामने आई है। बता दें कि एक जवान से मारपीट की गई, कुछ कांवड़ियों ने उनके साथ मारपीट की। हालांकि इनमें जो 7 आरोपी थे उन्हें गिरफ्तार किया गया, कुछ नाबालिग भी थे, जिसके बाद छोड़ दिया गया। कांवड़ियों का कहना है कि वो जो जवान था, मणिपुर उसकी पोस्टिंग थी, जा रहा था,
उसने गांजा की मांग की और इसके बाद कांवड़ियों का गुस्सा 7वें आसमान पे पहुंच गया। उन्होंने जमकर उस पर लात घूंसे बरसाए। ये सीसीटीवी फुटेज में तस्वीर साफ है। कार्रवाई की गई, 7 को हिरासत में लिया गया, लेकिन उसके बाद उन्हें छोड़ दिया गया। लेकिन सवाल यह है कि आप अगर कोई इस तरह से व्यवहार करता है, जो आरोप कांवड़िए लगा रहे हैं कि उनसे गांजा की मांग की गई, आप उन्हें मना भी कर सकते थे, ना कि इस तरह के हाथापाई की आवश्यकता है। भगवान की भक्ति के लिए आप जा रहे हैं, इस तरह से मारपीट करना, कानून हाथ में लेना किसी के लिए भी सही नहीं है। तो सवाल यह भी उठता है कि आखिर इस तरह से मारपीट क्यों की गई। दूसरी बात, जो घायल जवान है उसकी हालत फिलहाल ठीक हो गई है, उसे मणिपुर जाना था, मणिपुर के लिए उसे रवाना कर दिया गया है। और उत्तर प्रदेश पुलिस ने अवैध धर्मांतरण के एक बड़े रैकेट का भांडाफोड़ करते हुए पूरे देश में तहलका मचा दिया है। आगरा पुलिस ने ऑपरेशन अस्मिता के तहत 6 राज्यों में कार्रवाई कर इस संगठित गिरोह के 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। यह ऑपरेशन डीजीपी राजीव कृष्ण और एडीजी कानून व्यवस्था अमिताभ यश के निर्देश पर आगरा पुलिस कमिश्नर दीपक कुमार की अगुवाई में चलाया गया। गिरफ्तार आरोपी युवतियों को लव जिहाद, शादी और पैसों का लालच देकर धर्मांतरण के लिए प्रेरित कर रहे थे। इस दौरान आगरा से लापता हुई 2 युवतियों को भी समय रहते सुरक्षित बचा लिया गया। पुलिस को इस गिरोह के तार पीएफआई, एसडीपीआई और पाकिस्तान के आतंकी संगठन से जुड़े होने के संकेत मिले हैं। इतना ही नहीं, गिरोह को कनाडा और अमेरिका से फंडिंग मिल रही थी। उनका मोडस ऑपरेंडी आतंकी संगठन आईएसआईएस से काफी मिलता जुलता बताया जा रहा है। फिलहाल जांच एजेंसियां पूरे नेटवर्क को खंगालने में जुटी है। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर संवाददाता अमन वर्मा जुड़े हैं। अमन, अवैध धर्मांतरण गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। कुछ दिन पहले ही छांगुर बाबा जो केस है वो सामने आए थे। छांगुर बाबा को किस तरफ से उनकी गिरफ्तारी हुई थी, किस तरह से वो अवैध धर्मांतरण करवाता था, लड़कियों के साथ किस तरह से लव जिहाद का मुद्दा करता था, ये मुद्दा भी गरमाया ही हुआ है, अभी पूरी तरह से शांत नहीं हुआ कि आगरा का एक और मामला सामने आ गया। अमन जी, प्रिया जी, मैं आपको बता दूं कि जो आगरा में जो अभी जो प्रकरण हुआ है, इसको द केरला मूवी स्टोरी की तरह ही पूरा प्लान किया हुआ था। इसको हम आगरा स्टोरी भी कह सकते हैं। 2 बहनें जो 2021 में लापता हुई थी, उनका लापता होने के बाद वह उधमपुर, जो कि जम्मू कश्मीर के पास है, वहां पर पुलिस ने उनको बरामद किया था। लेकिन वहां से लौटने के बाद उनके अंदर काफी चेंजेस आए। वो हिंदू धर्म के प्रति नकारात्मक पैदा करने लगी। परिवार में थोड़ा सा इस बात के लिए विवाद भी हुआ और उसके बाद जब वो दोबारा से, उसे कुछ दिन बाद ही वे दोबारा लापता हो गई। और 2025 में उनकी बड़ी बहन, जो कि आगरा पुलिस की काफी सफलता, उन्होंने फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसे पे डिकोड करते हुए उनको पता लगाया, जिसमें वो AK-47 जैसी बंदूक के साथ बैठी हुई थी, जिसको डिकोड करते हुए आगरा के दीपक कुमार, बेसिकली पुलिस आयुक्त, उन्होंने उसको डिकोड किया और उनका पता लगाया। और ये पूरी स्टोरी सामने आई, जहां पर वह लड़की आगरा के DI कॉलेज के अंदर पढ़ती थी, जहां उसकी मुलाकात एक आयशा, जो कि गोवा की रहने वाली लड़की थी, उससे उसकी मुलाकात हुई। उसका पूरा प्रकरण, जो उसके भाई बंधु थे, वो सब लोग उसका ब्रेन वॉश करते थे, जो हिंदू धर्म के लिए उसको बेसिकली उसको नेगेटिव क्रिएट करते थे, जिसकी वजह से वो नेगेटिव हुई और उसका पूरा प्रकरण काफी लोगों के द्वारा सहयोग किया गया। अमन, 6 राज्यों में ये ऑपरेशन अस्मिता चला और इस दौरान गिरफ्तारी हुई। कहां तक ये तार जुड़े हुए बताए जा रहे हैं? जैसा कि आपने खबर बताया है कि पाकिस्तान से ये तार जुड़े हुए नजर आ रहे हैं। क्या इसके अलावा अगर हम अपने देश की बात करें तो ये पूरा गिरोह क्या हमारे देश भर में फैला हुआ है? बिल्कुल बिल्कुल जी। जो बेसिकली अगर हम बात करते हैं आगरा के पुलिस आयुक्त दीपक कुमार जी की, जो काफी, अगर देखा जाए, आगरा पुलिस आजकल बेसिकली साइबर सिक्योरिटी में बहुत ही टाइट है और बहुत ही ज्यादा IIT के फॉलो करती है। तो जिसकी वजह से पूरा ऑपरेशन डिकोड हुआ। इसमें पाया गया है कि जो उस लड़की को फंडिंग होती थी वो कनाडा से होती थी और बेसिकली पाकिस्तान से होती थी। और गोवा में जो मेन जो प्रयुक्त पकड़े गए हैं, ये अधिकतर गोवा में वेल डेवलप्ड फैमिली से थे। ठीक है अमन, इसके अलावा
जो गिरफ्तारियां हुई है, उनसे पूछताछ हुई, तो क्या कुछ और सबूत के खुलासे हुए, इसकी कुछ जानकारी मिल पाई है? क्या उनके तर्ज पर जो उनके गिरोह के और लोग हैं उन्हें पकड़ने के लिए अभियान चलाया जा रहा है? जी हाँ, मैं आपको बता दूं, इसके अंदर सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें अभी तक 14 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उन 14 लोग को विभिन्न प्रकार से वो लोग हैं जो बेसिकली गोवा से, पंजाब से, अलग अलग 7 राज्यों से इनको उठाया गया, मतलब इनको पकड़ा गया है। इसमें सबसे मेन बात यह है कि जो रहमान कुरैशी हैं जो आगरा से हैं, तालेब है जो मुजफ्फरनगर से हैं, अब्दुल रहमान है जो देहरादून से हैं, मोहम्मद अली जुनैद जो जयपुर से हैं, रहमान जो है वो सीतापुर बिहार से हैं, और बरेली और राजस्थान से भी 10 आरोपी हैं। कुल मिला के 14 आरोपियों को पुलिस ने पकड़ा है। अमन, कहीं ना कहीं इस तरह के जो गिरोह है वो ऐसे बच्चे बच्चियों को टारगेट करते हैं जो कि कॉलेज में पढ़ते हैं, खासकर जो नाबालिग होते हैं, क्योंकि उन्हें मैनिपुलेट करना बहुत आसान हो जाता है। कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे जो है वो समझ नहीं पाते हैं, उस तरीके से उनकी ग्रो अप नहीं हो पाती है, वो धीरे धीरे मैच्योर होते हैं, उनको जो है टारगेट करने की कोशिश की जाती है। तो कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है कि कॉलेज स्कूलों को भी ये लोग निशाना बना रहे हों। बिल्कुल जी, देखा जाए तो ये भी प्रकरण आगरा की एक बहुत फेमस यूनिवर्सिटी जो डीयू यूनिवर्सिटी है उसमें पढ़ने वाली छात्र से हुआ। छात्र भी शिक्षित थी और ग्रेजुएट थी, ग्रेजुएशन की तरफ कर रही थी। तो अगर देखा जाए तो हाँ, बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें देखा जाए तो मैं ये बोलूंगा कि हिंदू धर्म में भी अगर थोड़ा सा लोगों को जागरूक किया जाए, स्पेशली लड़कियों को थोड़ा सा, पुरुषों को भी, दोनों को जागरूक किया जाए अपने धर्म के लिए, तो ये सब चीजें हो रुक सकती है। परंतु क्या होता है कि लोग बाग धर्म के प्रति हम शायद एक दूसरे को जागरूक नहीं कर पाते और उसकी वजह से इनका शिकार होते हैं। अमन, जो मुस्लिम संगठन है, जो मुस्लिम समाज है, वो बार बार कहता है कि इस तरह की इजाजत जो है कुरान में नहीं दी जाती है, अल्लाह इस तरह की इजाजत नहीं देता है, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसी तस्वीरें नजर आती है। क्या मुस्लिम संगठनों को इस पर जागरूक होने की आवश्यकता नहीं है? क्यों आपके धर्म के नाम पर गुमराह करने की कोशिश की जा रही है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात से मैं पूरा सहमत हूँ अमन, और उनको भी इसका विरोध करना चाहिए। हाँ अमन, इसके अलावा आपने कहा कि हिंदू धर्म में उस तरह की शिक्षा नहीं दी जाती है। बेशक हमारे धर्म में ऐसे है कि आपको पूरी तरह से आजादी है, आप क्या करिएगा क्या नहीं करिएगा, लेकिन इसके अलावा अगर मुस्लिम धर्म की बात की जाए तो मुस्लिम धर्म के लोग भले ही कहते हैं कि आपको आजादी है, लेकिन वो इस्लाम के तरफ, कुरान की तरफ इन बातों को अट्रैक्ट करते हैं कि उनके धर्म में अगर कोई चला जाए तो वो हर एक जो काम है वो अल्लाह के नाम पर होती है। यहां तक कि गुनाह के लिए भी आपको क्या सजा दी जाएगी उसके डर पर लोगों को जिंदा रखा जाता है, लोगों से काम करवाया जाता है। ये एक बहुत बड़ी अजीब मानसिकता सामने आती है कि अगर आप कुछ भी काम कर रहे हैं तो उसमें अल्लाह का खौफ दिखाया जाता है, यानी इस काम के लिए क्या सजा आपको मिल सकती है। बिल्कुल। अमन, इसके अलावा और क्या जानकारी मिल रही है? आपने कहा कि 14 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, अलग अलग राज्यों से गिरफ्तार किया गया है। क्या वहां पर भी और सबूत खंगाले जा रहे हैं? क्योंकि जब एक बंदा वहां से अरेस्ट हुआ है, गिरफ्तार हुआ है, तो पूरा उसका गिरोह वहां पर शामिल हो सकता है। बिहार से गिरफ्तारी हुई है, गोवा से गिरफ्तारी हुई है, उत्तर प्रदेश से गिरफ्तारी हुई है। बिल्कुल प्रिया, देखिए मैंने बताया ना आपको, यह तो एक आगरा की एक स्टोरी है जिसको हमने डिकोड किया है। ये तो एक ही प्रकरण है, लेकिन इतने लोगों ने कितने प्रकरण किए होंगे ये अभी जांच के बाद पता चलेगा। चलिए अमन, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आगरा से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। देखिए, छांगुर बाबा किस तरह से अवैध धर्मांतरण करवाता था, किस तरह से उसका पूरा कारोबार चलता था, किस तरह से वो लव जिहाद का मुद्दा करवाता था। ये मामला अभी थमा भी नहीं था, शांत भी नहीं हुआ था कि आगरा से एक और तस्वीर निकलकर सामने आ गई, और पूरी ये तस्वीर जो है वो केरला स्टोरी की तरह बताई जा रही है। यानी स्कूल कॉलेज को निशाना बनाया जा रहा है, वहां के बच्चों को गुमराह किया जा रहा है, इस्लाम के नाम पर किस तरह से लोगों को डर का माहौल दिखाया जा रहा है। और यहां तक ही बात खत्म नहीं होती है, बात आगे बढ़ती जाती है, और खासकर हिंदू बच्चों को टारगेट किया जाता है और लड़कियों को खासकर टारगेट किया जा रहा है। ये आगरा से अभी यही खबर सामने आई है कि हिंदू लड़कियों को टारगेट किया जा रहा है, उन्हें अपने धर्म के प्रति जो है इस तरह से
सीख दी जा रही है, इस तरह से मैनिपुलेट किया जा रहा है कि वो अपने धर्म के लिए नकारात्मक भाव उनमें पैदा हो जाता है, इस्लाम धर्म कबूल कर लेती हैं और उसके बाद ये पूरा गिरोह इसी तरह से नेटवर्क चलाता रहता है। कुल 14 लोगों की इसमें गिरफ्तारी हुई है। फंडिंग जो है वो पाकिस्तान से हो रही थी और इसमें पाकिस्तान के कई गिरोह जो आतंकी संगठन है उनकी संलिप्तता भी सामने आई है। पुलिस अलग अलग राज्यों से इनकी गिरफ्तारी की है। 6 राज्यों में ऑपरेशन अस्मिता चला है। 14 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पीएफआई और पाक जो आतंकी संगठन है उसके तार जुड़े हुए नजर आ रहे हैं। पुलिस का कहना है कि अभी तो सिर्फ मात्र अलग अलग राज्यों से 14 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन इनके तार कहां-कहां जुड़े हुए हैं, किन किन लोगों को निशाना बनाया गया है, अभी पूरी तस्वीर खंगालनी बाकी है। और इस जैसे जैसे ये परते दर परते खुलती जाएंगी, कहां-कहां इन लोगों का अड्डा था, कितने लोगों को इन्होंने गुमराह किया, कितने बच्चों को धर्मांतरण करवाया, अवैध धर्मांतरण करवाया, वो सब की तस्वीर साफ होते चली जाएगी। तो ये बहुत बड़ी खबर जो है वो आगरा से निकलकर सामने आई है। अब देखना है कि इस पर कितनी आगे कार्रवाई बढ़ती है। वाराणसी में एंटी करप्शन टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए वाराणसी विकास प्राधिकरण के 3 कर्मचारियों को घूस लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। रामनगर निवासी अजय कुमार गुप्ता की शिकायत पर यह कार्रवाई की गई। अजय कुमार पंचकोशी मार्ग पर किराए की जमीन पर टीन शेड लगा रहे थे, लेकिन वीडीए के कर्मचारी ने मानचित्र स्वीकृत न करने का दबाव बनाते हुए 50,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी। बात 25,000 रुपए में तय हुई और इसके बाद अजय कुमार ने इसकी जानकारी एंटी करप्शन टीम को दी। विकास प्राधिकरण कार्यालय पड़ाव में जैसे ही अभियंता अनस ने रिश्वत की रकम गाड़ी की डिग्गी में रखी, टीम ने तीनों अभियुक्तों को रंगे हाथों पकड़ लिया। गिरफ्तार किए गए कर्मचारियों में आजमगढ़ का गौरव सिंह जो कि सहायक अभियंता है, मऊ निवासी अवर अभियंता और शिवपुर का अनस एसोसिएट इंजीनियर शामिल है। घटना के बाद रामनगर थाने में केस दर्ज कर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। निवासी है, हमने एक किराए का जमीन लेकर अस्थायी रूटीन से निर्माण किया था पंचवटी दुर्गा मंदिर रोड पर, जिसमें विकास प्राधिकरण द्वारा इसको मानचित्र पास कराने हेतु हमें दबाव डाला गया, जो इसकी जानकारी हमें नहीं थी और इसको तोड़ने की बात कर रहे थे। आए दिन धमकी देते थे, नोटिस दिया और तोड़ने की बात कर रहे थे। हमने इनसे जाके मिलने के ऑफिस से मिलने के लिए बुलाया, जब हमने गया वहाँ पे मिलने के लिए उन्होंने हमसे 50,000 रुपया घूस के रूप में मांगा। कौन मांगा था? यही गौरव प्रकाश और यही अशोक कुमार यादव और एक इनके कर्मचारी सहयोगी हैं जिनका नाम अनस जी। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। शिवनगर थाना क्षेत्र के धौरहरा गांव में स्थित बागेश्वरी धाम के पुजारी बाबा सरयू दास को उनकी मौत संदिग्ध हालत में हो गई। बताया जा रहा है कि देर रात करीबन 2:30 बजे मंदिर परिसर में गोली चलने की आवाज सुनाई दी। उस वक्त सेवादार चाय बना रहा था। आवाज सुनकर वो भागता हुआ पुजारी के कमरे तक पहुंचा, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद था। पुलिस को सूचना दी गई और इसके बाद दरवाजा तोड़ा गया। अंदर पुजारी का शव कनपट्टी पर गोली लगने की हालत में पाया गया। बाबा सरयू दास पिछले 7 वर्षों से चित्रकूट से आकर इस मंदिर की सेवा कर रहे थे और बागेश्वरी धाम को उन्होंने ही विकसित किया था। घटना के बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल है। कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है और फॉरेंसिक टीम भी जांच में जुट गई है। फिलहाल मौत है, आत्महत्या है या फिर कुछ और है, इसे लेकर जांच जारी है। बरेली की कोतवाली पुलिस ने वाहन चोरों के एक और गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से 5 चोरी की मोटरसाइकिलें, 2 तमंचे और एक चाकू बरामद हुआ है। पुलिस के मुताबिक ये चोर लगातार इलाके में दनादन बाइक चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहे थे और खुलेआम पुलिस को चुनौती दे रहे थे। सूचना मिलने पर पुलिस ने घेराबंदी कर दोनों चोरों को रंगे हाथों पकड़ लिया, जब वे बाइक बेचने की फिराक में थे। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान संजीव और नूर हसन के रूप में हुई है। पुलिस अब गिरोह से जुड़े बाकी सदस्यों की तलाश में जुट गई है और बरामद बाइकों के मालिकों की पहचान करवाई जा रही है। इस कार्रवाई के बाद क्षेत्र में वाहन चोरी पर रोक की उम्मीद बढ़ गई है। आज दिनांक 19 जुलाई 2025 को
थाना कोतवाली पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर एक वाहन चोर गिरोह के 2 शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। इनकी निशानदेही पर चोरी की कुल 5 मोटरसाइकिलें बरामद हुई हैं। यह 5 मोटरसाइकिल लिंक हुई हैं, जिनमें से 4 मोटरसाइकिल हाल ही के महीनों में थाना कोतवाली क्षेत्र से ही चोरी की गई थी तथा 1 मोटरसाइकिल जनपद शाहजहांपुर से चोरी की गई थी। इनके पास से अन्य बरामदगी में एक तमंचा 315 बोर, एक जिंदा कारतूस तथा एक चाकू भी बरामद हुआ है। इनसे पूछताछ की गई, जिसमें इनका नाम संजीव उर्फ लाला, जो कि थाना कैंट क्षेत्र का रहने वाला है। इस पर 2 दर्जन से ज़्यादा चोरी, लूट, डकैती आदि के मुकदमे पंजीकृत हैं तथा यह थाना कैंट का हिस्ट्री शीटर भी है। तथा इसका अन्य साथी नूर हसन है, जिस पर लगभग 1 दर्जन चोरी के मुकदमे पाए गए हैं। कानपुर के दादानगर क्षेत्र में शनिवार को एक बड़ा हादसा हो गया। एक टोस्ट फैक्ट्री में लगी आग ने देखते ही देखते पास के केमिकल फैक्ट्री को भी अपनी चपेट में ले लिया। तेज लपटों और धुएं के कारण आसपास की 12 से ज्यादा फैक्ट्रियों को भी खतरा उत्पन्न हो गया। दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। सौभाग्य से आसपास की फैक्ट्रियों के काम कर रहे कर्मचारी को समय रहते सुरक्षित निकाल लिया गया, जिससे किसी भी तरह की जनहानि की खबर सामने नहीं आई। आग लगने के कारणों की अभी पुष्टि नहीं हुई है। प्रशासन ने मौके पर फॉरेंसिक टीम को तैनात कर दिया है, जो आग के कारणों और नुकसान का विस्तृत आकलन कर रही है। फिलहाल फैक्ट्रियों में हुए नुकसान की गणना की जा रही है। राहत कार्य तेजी से जारी है। और उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में कांवड़ यात्रा के दौरान एक बड़ा हादसा हो गया। एक तेज रफ्तार एम्बुलेंस ने कांवड़ियों के एक समूह को टक्कर मार दी। इस दर्दनाक हादसे में 2 कांवड़ियों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को तुरंत आसपास के अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक एम्बुलेंस काफी तेज गति से आ रही थी और चालक ने नियंत्रण खो दिया, जिससे ये दुर्घटना हुई। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए एम्बुलेंस चालक को हिरासत में ले लिया और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी। यह हादसा उस वक्त हुआ जब कांवड़िए अपने गंतव्य की ओर पैदल जा रहे थे। स्थानीय लोगों और श्रद्धालुओं में इस घटना को लेकर गुस्सा है। प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था और यातायात नियंत्रण को लेकर सतर्कता बढ़ा दी है। तो गाजियाबाद से एक बड़ी खबर आ रही है। बता दें कि गाजियाबाद में एम्बुलेंस से कांवड़ियों को टक्कर लग गई है। कांवड़िए जब जल लेकर शिवालय में जलाभिषेक करने के लिए जा रहे थे, इस दौरान एम्बुलेंस से उन्हें टक्कर लग गई। टक्कर तेज रफ्तार की वजह से लगी है। 3 कांवड़िए घायल हो गए हैं, उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। ये बड़ा हादसा हुआ। कहा जा रहा है कि एम्बुलेंस की रफ्तार जो है वो काफी तेज थी। इस दौरान कांवड़िए जब अपने गंतव्य की ओर जा रहे थे, जब शिवालय में जल चढ़ाने के लिए जा रहे थे, तो उन्हें टक्कर लग गई। 3 कांवड़िए जो है वो घायल हो गए हैं, उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। इसे लेकर अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि पुलिस प्रशासन ने सतर्कता बढ़ा दी है। ये दर्दनाक हादसा होने के बाद लोग पुलिस प्रशासन पर सवाल उठाने लगे हैं, क्योंकि कांवड़ियों की सुरक्षा उनकी जिम्मेदारी थी। कहा जा रहा था कि सावन के दौरान जगह जगह पर पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी अगर ऐसे इस तरह से सड़क हादसा होता है तो सवाल उठना लाजमी है। कांवड़िए सड़क सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। तेज रफ्तार थी एम्बुलेंस की और इस दौरान कांवड़ियों को टक्कर मार दी गई। 3 कांवड़िए घायल बताए जा रहे हैं, जिनकी स्थिति फिलहाल गंभीर बताई जा रही है। गाजियाबाद की ये तस्वीर निकलकर सामने आई है। हालांकि घटना के बाद तुरंत पुलिस प्रशासन हरकत में आई। घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है, उनका इलाज चल रहा है, लेकिन स्थिति नाजुक बताई जा रही है। पुलिस प्रशासन ने भी सुरक्षा को लेकर अब तमाम तरह की कवायदें शुरू कर दी है। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए 4 टीवी। नमस्कार।